इमेजिन कीजिए दो बिल्कुल अलग दिशाओं में जीने वाले लोगों को। एक ऐसा इंसान जो दिन भर चेन स्मोकिंग करता है, रोज भारी मात्रा में मांस और नॉनवेज खाता है और हर सुबह बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाता है। ओ बाप रे, ठंडे पानी से? हाँ, और इतना ही नहीं, वो घंटों तक बाहर जाकर कड़ी धूप में हेवी फिजिकल स्पोर्ट्स भी खेलता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और इंसान है, एक स्ट्रिक्ट शाकाहारी जिसने सालों से मांस को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, यानी बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। ये दूसरा इंसान धूम्रपान से कोसों दूर रहता है, हमेशा गर्म पानी से नहाना पसंद करता है, और सबसे बड़ी बात, बिना लगातार जिम गए या कड़ी मेहनत किए वो किसी भी शारीरिक परीक्षा के लिए हमेशा फिट रहता है। ये तो थोड़ा हजम करना मुश्किल लग रहा है आज के टाइम में। सही में। और इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय 1903 में E.F. बेंसन और यूस्टस H. माइल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक डेली ट्रेनिंग पर आधारित है। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे दो बिल्कुल अलग जीवन शैली वाले लेखक एक ऐसी हेल्थ गाइड लिख सकते हैं जो आज के शहरी जीवन में भी, मतलब हमारे IT प्रोफेशनल्स के लिए, पूरी तरह से सटीक बैठती है। ये सच में एक बहुत ही यूनिक सोर्स मटेरियल है। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि सोचिए, 120 साल पहले भी लोग बैठे रहने वाली जीवन शैली और थकान से परेशान थे। आज हम इसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उस दौर के हेल्थ सीक्रेट्स को आज के संदर्भ में खोलते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस दौर की सामाजिक स्थिति क्या थी। देखिए, 19वीं शताब्दी के आखिर में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक औद्योगिक बदलाव आ रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने उरूज पर था। राइट, लोग गांव छोड़ रहे थे। एग्जैक्टली। सदियों से चली आ रही खेती-बाड़ी और गांव की खुली साफ हवा वाली जिंदगी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। इंसान खुले मैदान छोड़कर शहरों के धुएं, फैक्ट्री की ऊंची चिमनियों और दफ्तरों के बंद घुटन भरे कमरों में आकर बसने लगा था। तो एक तरह से उनका फिजिकल मूवमेंट एकदम से ड्रॉप हो गया। हाँ, इस अचानक हुए बदलाव ने उनकी वो नेचुरल फिटनेस पूरी तरह छीन ली जो उन्हें खेतों में काम करने से आसानी से मिल जाती थी। हजारों सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दिमाग का काम बढ़ गया था और शरीर का काम लगभग रुक गया था। वाओ। इसलिए एथलेटिक्स या खेल कूद का आविष्कार सिर्फ वक्त बिताने का एक शौक नहीं रहा, वो शहर की बंद हवा में जिंदा रहने की एक जरूरत बन गया। शरीर उन नए दफ्तरों में घुट रहा था। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आज लगभग हर ऑफिस जाने वाला इंसान 10 घंटे लैपटॉप के आगे बैठने के बाद और कमर दर्द झेलने के बाद रात को थक हार कर ट्रेडमिल पर भागने जाता है। हाँ, कहानी वही है, बस सदी बदल गई है। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि उन दो लेखकों ने एक साथ आने का फैसला कैसे किया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे आज एक एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर और एक ध्यान लगाने वाला विपासना सन्यासी मिलकर हेल्थ पर एक कॉमन गाइड लिखें। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। आखिर दोनों किसी एक निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं जब उनके रास्ते इतने अलग हैं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। उन दोनों लेखकों ने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने मिलकर एक मुख्य सिद्धांत पर सहमति जताई, और वो सिद्धांत था, एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए जहर हो सकता है। ओह, यानी one man's meat is literally another man's poison। चाई स्वीकार कर ली थी कि अगर वो मांस खाने वाला लेखक अपनी डाइट ना बदले और अचानक से आउटडोर खेलना और पसीना बहाना छोड़ दे तो वो सिवियरली इल हो जाएगा। उसका भारी खाना उसे अंदर से बर्बाद कर देगा। हाँ, और वही दूसरी तरफ अगर वो शाकाहारी लेखक भारी मांस खाना शुरू कर दे तो उसे भी उस नए आहार को हजम करने के लिए नियमित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो वो आमतौर पर बिल्कुल नहीं करता था। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है क्योंकि ये पुस्तक व्यायाम की जरूरत को सीधे तौर पर हमारी डाइट और पाचन से जोड़ती है। आजकल आम धारणा ये है कि डाइट एक अलग सेक्शन है और जिम जाना एक अलग सेक्शन। सही कहा। लोग सोचते हैं कि दिन में जंक फूड खा लो और शाम को जिम में कैलोरीज बर्न कर लो। एग्जैक्टली। पर ये 1903 की थ्योरी एक्सरसाइज को फैट लॉस की जगह बॉडी के इंटरनल क्लीनअप से जोड़ती है। और इस इंटरनल क्लीनअप के पीछे की जो साइंस उन्होंने बताई वो सच में कान खड़े कर देने वाली है। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जब कोई इंसान भारी मांस या हेवी एनिमल प्रोटीन खाता है तो पाचन के दौरान शरीर में यूरिक एसिड और कई दूसरे टॉक्सिन्स बनते हैं। यूरिक एसिड, राइट? एक तरह का कचरा। हाँ, एकदम कचरा समझ लीजिए, जो शरीर की नसों और जोड़ों में धीरे धीरे जमा होने लगता है। अगर ये एसिड अंदर ही जमा रहा और बाहर नहीं निकाला गया तो इससे लगातार थकान महसूस होती है। साथ ही बिलियनस। वेट, बिलियनस क्या होता है? बिलियनस यानी एक ऐसी स्थिति जब पेट और लिवर ठीक से काम नहीं करते, इंसान को हर वक्त उल्टी जैसा भारी भारी महसूस होता है। और इसके अलावा गाउट जैसी बीमारियां होती हैं जिसमें जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। अच्छा, जिसे गठिया भी कहते हैं। सही पकड़ा। अब इस खतरनाक कचरे को दिमाग और शरीर से बाहर निकालने का नेचुरल तरीका क्या है? वो है पसीना। इसीलिए जो लोग मांस और भारी डाइट लेते हैं उनके लिए रोजाना भारी व्यायाम करके पसीना बहाना एक मजबूरी बन जाता है, ताकि वो यूरिक एसिड उनके सिस्टम से कंप्लीटली फ्लश आउट हो सके।
पर एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देने दीजिए। हाँ बताइए। अगर यूरिक एसिड पसीने से ही निकलता है तो क्या सिर्फ मांस खाने वालों को ही पसीना बहाना चाहिए? शाकाहारी लोगों को फिट रहने के लिए या अपनी हार्ट हेल्थ बढ़ाने के लिए क्या लगातार भारी व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, पर देखिए इसको समझने के लिए हमें इस थ्योरी को 1903 के ह्यूमन बॉडी मॉडल के नजरिए से देखना होगा, जब शरीर को एक स्टीम इंजन की तरह देखा जाता था। भाप का इंजन? हाँ, उनका तर्क ये था कि सादे और बिना मांस वाले भोजन में ऐसे तत्व ही कम होते हैं जो पचन के बाद यूरिक एसिड बनाते हैं। अगर शरीर रूपी इंजन में हल्का और साफ कोयला जलेगा तो जलने के बाद राख और कचरा कम बनेगा। ओह, लॉजिक समझ आ रहा है। कचरा कम बनेगा तो फ्लश आउट करने के लिए हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए वो शाकाहारी लेखक बिना हैवी स्पोर्ट्स खेले फिट रहता था। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आज के आधुनिक शहरी लोग जो दिन भर दफ्तर में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिन्हें एक कतरा पसीना बहाने का पूरे दिन वक्त नहीं मिलता, उनके लिए भारी मांस वाला भोजन सही है? पुस्तक स्पष्ट करती है कि ऐसी सेडेंटरी लाइफ के लिए सिंपल डाइट बेहतर है, वरना थकान और ब्लोटिंगनेस पक्की है। ये सीधे आज के कॉर्पोरेट ऑफिस जाने वाले इंसान की दास्तान से जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। दिन भर डेस्क पर बैठना, शाम को थक कर घर आना और फिर एनर्जी वापस पाने की उम्मीद में एक हैवी डिनर करना और अगले दिन सुबह उठकर ऐसी थकान महसूस करना जैसे कोई मैराथन दौड़ कर आए हो, जबकि पिछले दिन फिजिकल मूवमेंट जीरो थी। सही बात है। इंसान को लगता है कि शरीर में एनर्जी की कमी हो गई है तो वो और ज्यादा भारी खाना खाता है, जबकि वो थकान खाने की कमी से नहीं बल्कि उस कचरे, उस एसिडिटी की वजह से है जो पचन के बाद नसों में जमा हो गया है। और इस साइकिल का सबसे खतरनाक हिस्सा वो है जब लोग इस मॉर्निंग फटीग को दूर करने के लिए स्टिमुलेंट्स का सहारा लेते हैं, यानी दिन भर में 8-10 कप चाय, ब्लैक कॉफी, आजकल के हिसाब से एनर्जी ड्रिंक्स पीना। हाँ, आईटी कंपनीज में तो कॉफी मशीन्स दिन रात चलती हैं। ये स्टिमुलेंट्स शरीर को कोई असली ऊर्जा नहीं देते, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम को हैक करके एक झूठी चुस्ती देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक थके हुए घोड़े को तेज चाबुक मारना। वो डर और दर्द से थोड़ी देर और तेज दौड़ेगा जरूर। हाँ, पर उसके बाद आने वाली थकान पहले से भी भयानक होगी। एक इंटरनल इंजन जो पहले ही डाइजेशन के वेस्ट मटेरियल से चोक्ड है, उस पर स्टिमुलेंट्स डालकर दबाव डालना लंबा नुकसान करता है। तो आखिर इस दफ्तरी थकान का प्रैक्टिकल समाधान उस जमाने में क्या बताया गया था? आजकल तो लोग टाइम बचाने के लिए सुबह उठकर अपने बेडरूम में ही आधे घंटे डंबल्स उठा लेते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा वेट्स उठा लिया तो हेल्थ का कोटा पूरा हो गया। देखिए, इन दोनों लेखकों को डंबल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वेट रियली? डंबल्स पसंद नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वो स्लो पुशिंग मूवमेंट्स को गलत और थका देने वाला मानते थे। वो एक जगह खड़े होकर धीरे धीरे भारी वजन ढकेलने को ह्यूमन नेचर के खिलाफ मानते थे। तो फिर उनके हिसाब से सही व्यायाम कैसा होना चाहिए था? उनका मानना था कि एक्सरसाइज ब्रिस्क, फुल एक्सटेंडेड मूवमेंट्स वाली होनी चाहिए, यानी तेजी से और पूरे हाथ पैर फैलाकर किए जाने वाले खुले मूवमेंट्स, जिसमें फेफड़ों और बड़ी मांसपेशियों का पूरा इस्तेमाल हो, जैसे तैराकी या तेज चालकदमी। रुकिए, इसका मतलब आज की जो ट्रेडिशनल जिम टेक्निक्स हैं, जहां पूरा फोकस ही धीरे धीरे हैवी वेट्स लिफ्ट करने पर होता है ताकि मसल साइज बढ़े, क्या वो गलत ट्रैक पर है? यहाँ असली फर्क उद्देश्य का है। लेखकों का उद्देश्य सिर्फ बड़े मसल्स बनाना नहीं था। बड़े और धीमे मसल्स बनाने से कई बार शरीर की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, यानी वो दिखने वाले मसल्स बन जाते हैं पर उनका प्रैक्टिकल यूज कम हो जाता है। हाँ, वे उस फिटनेस की बात कर रहे थे जो दिमाग के इशारों पर तुरंत काम करे, यानी असली चुस्ती और स्फूर्ति, जैसे टेनिस कोर्ट में अचानक से आती हुई बॉल को हिट करने वाले खिलाड़ी की फुर्ती। ये स्फूर्ति मांसपेशी का साइज बढ़ाने से नहीं, नर्वस सिस्टम और मसल्स के सही कोऑर्डिनेशन से आती है। ये पॉइंट वाकई नजर बदलने वाला है। लेकिन चर्चा सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर आके रुकती नहीं है। अगर हम इस किताब को थोड़ा और विस्तार से देखें तो और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो लेखक सिर्फ आहार और पसीने पर नहीं रुके। उन्होंने गॉड्स फार्मेसी, यानी ईश्वर के औषधालय की 3 मुख्य दवाओं की बात की। ओह, ईश्वर का औषधालय, कौन सी है वो 3 दवाएं? वो हैं हवा, रोशनी और काम। इनका अस्तित्व आज के शहरी जीवन में ठीक से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हवा या एयर की बात करते हैं। उन्होंने कमरे की खिड़कियां हमेशा खुली रखने की बात की, चाहे ठंडी क्यों ना हो। पर आम धारणा तो यही है कि सोते वक्त खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा से सर्दी या बुखार हो जाता है। ये धारणा आज भी है, पर बंद गर्म कमरे की हवा फेफड़ों के लिए असल जहर है। मैकेनिज्म ये है कि जब बंद कमरे में एक ही हवा बार बार सर्कुलेट होती है तो हम अपने ही शरीर से निकला कचरा वापस सांस से अंदर खींच रहे होते हैं। ओह, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे टॉक्सिन्स। बिल्कुल। इस स्टैग्नेंट हवा की वजह से फेफड़ों की इम्यूनिटी गिर जाती है। सर्दी बाहर की ठंडी हवा से नहीं लगती, बल्कि इस इम्प्योर हवा की वजह से इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि एक छोटा सा ठंडा झोंका भी इंसान को बीमार कर देता है। एक बड़ी वार्निंग है। चलिए फार्मेसी की दूसरी दवा पर चलते हैं, नींद। आजकल तो नींद ना आना एक आम समस्या है। हाँ, और पुस्तक में नींद के दुश्मन को तनाव और नींद आने की चिंता करना बताया गया है।
जब दिमाग जोर लगाता है सोने के लिए तो वो अलर्ट स्टेट में चला जाता है। बिस्तर पर जाने के बाद ये मत सोचिए कि नींद आएगी या नहीं, बस आराम कीजिए। ये तो बहुत सिंपल पर पावरफुल एडवाइस है। और फिजिकल लेवल पर उन्होंने क्या बताया नींद के लिए? उन्होंने कहा कि कमरे में कारपेट कम हो ताकि धूल उड़कर इरिटेट ना करे, और पैर गर्म रखे जाएं ताकि ब्लड फ्लो दिमाग से नीचे की तरफ हो और दिमाग शांत हो जाए। वाओ। और तीसरी दवा थी काम। किताब में आलस या लेजीनेस को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। आजकल लोग थकान होने पर सब कुछ छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती है। थकान या निराशा के वक्त दिमाग को खाली छोड़ देना, नेगेटिव ख्यालों को न्योता देना है। किसी न किसी काम में खुद को व्यस्त रखना, दिमाग को ऑक्यूपाई करना सबसे बड़ी दवा है। मेंटल एक्टिविटी एक ऐसी नदी है जो थकान को बहा ले जाती है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हुए देखें तो ये सोर्स मटेरियल इस बात का सबूत है कि स्वस्थ के नियम आपकी अपनी जीवन शैली पर निर्भर करते हैं। एग्जैक्टली। फिटनेस का कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं हो सकता जो सब पर लागू हो। सही बात है। जैसे यूनिवर्सिटी क्रूज को गलत तरीके से एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक इंडिविजुअल इक्वेशन है। जो लोग मांस और भारी आहार लेते हैं उन्हें कड़ी मेहनत और पसीना बहाना होगा, और जो लोग शहर के बंद कमरों में काम करते हैं उन्हें अपने आहार को हल्का करना होगा और खुली हवा और रोशनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। कि शरीर को सुनना, हमेशा व्यस्त रहना और चिंता छोड़ना ही बेहतर हेल्थ का रास्ता है। और इन सभी पुराने विश्लेषणों को देखते हुए एक आखिरी बड़ा ही दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर हमारा दिमाग और शरीर इतने जुड़े हुए हैं कि दिमागी थकान पाचन को बिगाड़ सकती है, तो आने वाले समय का क्या होगा? जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन की वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और फिजिकल मूवमेंट शून्य होती जा रही है, मेरा मतलब है कि बिल्कुल खत्म होती जा रही है, हाँ, मोस्टली लोग डेस्क से उठते ही नहीं है। तो क्या हमारा आने वाला कॉर्पोरेट वर्क कल्चर फ्यूचर में खुद ही एक एक्सट्रीम स्पॉट माना जाएगा, जिसके लिए बचपन से ही एक बिल्कुल अलग तरह की मेंटल और फिजिकल एथलेटिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर विचार कीजिए। फर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे।